बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैथोलॉजी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैथोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल एनॉमलीज। डेवलपमेंटल एनॉमलीज में सबसे पहले आते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आपके न्यूरल ट्यूब के इनकम्प्लीट क्लोजर की वजह से डेवलप होते हैं। न्यूरल प्लेट इन्वेजिनेट करती है जेस्टेशन के स्टार्ट में और आपकी न्यूरल ट्यूब बना देती है, जो कि आपके क्रेनियल से कॉर्डल एक्सिस की तरफ जो है वो बनती है। ठीक है, क्रेनियल कॉर्डल एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो पे के अलॉन्ग बनती है, जो आपकी न्यूरल ट्यूब होती है, और न्यूरल प्लेट इन्वेजिनेट करती है जेस्टेशन के स्टार्ट में ही, तो न्यूरल ट्यूब बन जाती है। और न्यूरल ट्यूब आपके क्रेनियल से कॉर्डल एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो के अलॉन्ग बनती है। जो न्यूरल ट्यूब की वॉल्स होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यू बनाती हैं, और जो हॉलो ल्यूमेन होता है वो आपका वेंट्रिकल्स बनाता है और स्पाइनल कॉर्ड की कैनाल बनाता है। और जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। लो फॉलेट लेवल्स की वजह से कंसेप्शन से पहले अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड के लेवल कम होंगे तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। प्रीनेटल केयर के दौरान ही हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि जो अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल्स होते हैं वो मैटरनल ब्लड के अंदर और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ज़्यादा होते हैं। एनेनकेफली के अंदर आपके स्कल की एब्सेंस होती है और साथ आपके ब्रेन की भी एब्सेंस होती है। इसमें आपका जो न्यूरल ट्यूब का क्रेनियल एंड होता है उसकी डिसरप्शन हो जाती है, तो आपको एनेनकेफली डेवलप हो जाती है। जो फीटस की अपीयरेंस होती है वो फ्रॉग की तरह की हो जाती है, और ये मैटरनल पॉलीहाइड्रामिनोस डेवलप हो जाता है, क्योंकि जो फीटल की जो स्वेलिंग होती है एमनियोटिक फ्लूइड की वो इम्पेयर्ड हो जाती है। जब बच्चे को एनेनकेफली होगी तो मदर को मैटरनल पॉलीहाइड्रामिनोस डेवलप हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसका ब्रेन नहीं डेवलप हुआ, ठीक है, उसका फेस नहीं प्रॉपर्ली डेवलप होगा, स्कल नहीं डेवलप हुई, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो नहीं करेगा। जब वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो नहीं करेगा तो मदर के अंदर एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और पॉलीहाइड्रामिनोस डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो स्पाइना बाइफिडा होता है, इसमें आपका जो पोस्टीरियर वर्टेब्रल आर्च होती है वो क्लोज नहीं होती है। इसकी वजह से आपको वर्टिब्रल डिफेक्ट आता है, और आपका जो कॉर्डल एंड होता है ना न्यूरल ट्यूब का, उसकी डिस्ट्रप्शन होती है। अगर क्रेनियल एंड की डिस्ट्रप्शन होगी तो एनेनकेफली होगी, अगर कॉर्डल एंड की डिस्ट्रप्शन होगी तो आपको स्पाइना बाइफिडा हो जाएगा। स्पाइना बाइफिडा एक ओकल्टा होता है जिसमें आपको एक डिम्पल नजर आता है या फिर हेयर का पैच नजर आता है, जो आपके वर्टिब्रल डिफेक्ट को शो कर रहा होता है। स्पाइना बाइफिडा जो होता है ना वो सिस्टिक प्रोटीन्स के साथ भी प्रेजेंट करता है, जिसमें आपको अंडरलाइंग टिश्यू भी नजर आ रहा होता है उस वर्टिब्रल डिफेक्ट से। वो दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास मेनिंजियोसील जिसमें आपकी मेनिंजीज की प्रोटीन हो रही होती है, और एक होती है मेनिंजियोमायोसील जिसमें आपकी मेनिंजीज की भी प्रोटीन हो रही होती है और साथ स्पाइनल कॉर्ड की भी प्रोटीन हो रही होती है। अब आते हैं सेरिब्रल एक्विडक्टल स्टीनोसिस। ठीक है, जो आपकी सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है उसकी स्टीनोसिस कैसे होती है। ये कंजेनिटल स्टीनोसिस होती है उन चैनल्स की जो कि ड्रेन कर रहे होते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, कि कंजेनिटल स्टीनोसिस होगी उस चैनल की जो आपके थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ को ड्रेन कर रहा होता है। इसकी वजह से सीएसएफ की एक्यूमुलेशन हो जाती है वेंट्रिकुलर स्पेस के अंदर, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है हाइड्रोसेफलस की बच्चों के अंदर। हाइड्रोकेफलस डेवलप हो जाता है बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर सेरिब्रल एक्विडक्ट की स्टीनोसिस की वजह से, जिससे आपका जो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर आपका सीएसएफ जाता है। अब सीएसएफ जो होता है वो कॉरेड प्लेक्सिस से प्रोड्यूस होता है, जो कि वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं। वेंट्रिकल्स को कॉरेड प्लेक्सिस ने लाइन किया हुआ होता है और वहाँ से सीएसएफ प्रोड्यूस होता है। अब इसका फ्लो पहले लैटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, फिर थर्ड वेंट्रिकल से इंटर वेंट्रिकुलर फोरामन ऑफ मनरो के अंदर चला जाता है। ठीक है, लैटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जो है वो इंटरवेंट्रिकल्स फोरामन ऑफ मनरो से जाता है। उसके बाद जो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर जो जाता है वो सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू जाता है, और फिर जो फोर्थ वेंट्रिकल से आपकी सबएरेक्नॉइड स्पेस के अंदर जो जाता है वो फोरामन ऑफ मेजेंडी और लश्का से जाता है। इसमें जो है वो हमें इस बच्चे का जो हेड सर्कमफ्रेंस होगा वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपके वेंट्रिकल्स की डायलेशन हो जाती है, और क्रेनियल स्यूचर की जो लाइंस होती हैं वो भी आपस में फ्यूज़ नहीं करते। जो क्रेनियल स्यूचर है वो भी आपस में फ्यूज़ नहीं करते। बेसिकली जो सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है वो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर आपके सीएसएफ को ड्रेन कर रही होती है। तो जब एक्विडक्ट की स्टीनोसिस होती है ना, तो आपका जो सीएसएफ होगा वो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर नहीं जा पाता है, जिस वजह से उसके वेंट्रिकल्स डायलेट कर जाते हैं। उसका सीएसएफ उसका एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा ब्रेन के अंदर। उसके क्रेनियल सूचर्स जो है वो फ्यूज़ नहीं करते हैं, और उसको जो है वो हेड
डायलेशन हो जाती है वेंट्रिकल्स की। उसके बाद आती है डेंडी वॉकर मैल्फॉर्मेशन। जो डेंडी वॉकर मैल्फॉर्मेशन होती है इसमें कंजेनिटल फेलियर होता है आपके सेरिबेलर वर्मिस का कि वो डेवलप हो। जो सेरिबेलम होता है ना उसका एक पार्ट होता है वर्मिस, तो सेरिबेलर वर्मिस डेवलप नहीं होता है, उसका कंजेनिटल फेलियर होता है और बच्चे का जो फोर्थ वेंट्रिकल होगा ना पोस्टीरियर फॉसा के अंदर वो बहुत डायलेट कर जाता है और सेरिबेलम आपका एब्सेंट होता है और साथ में हाइड्रोसेफलस भी डेवलप हुआ होता है। इसमें क्या होता है जो सेरिबेलर वर्मिस होता है वो डेवलप नहीं होता है, कंजेनिटल फेलियर होता है सेरिबेलर वर्मिस के डेवलप होने का। बच्चे का जो फोर्थ वेंट्रिकल होगा वो मैसिवली डायलेट कर जाता है पोस्टीरियर फोसा के अंदर, साथ आपका सेरिबेलम एब्सेंट होता है और साथ इसमें हाइड्रोसेफलस डेवलप हो जाता है। बात आती है आर्नोल्ड कैरी मैल्फॉर्मेशन। आर्नोल्ड कैरी मैल्फॉर्मेशन के अंदर आपकी कंजेनिटल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है सेरिबेलर वर्मिस की और टॉन्सिल्स की फोरामेन मैग्नम से। ठीक है, फोरामेन मैग्नम से ना जो आपका सेरिबेलर वर्मिस होता है और जो टॉन्सिल होता है वो डाउनवर्डली डिस्प्लेस कर जाते हैं आर्नोल्ड कैरी मैल्फॉर्मेशन के अंदर टाइप 2 के अंदर। ठीक है, इसकी एक टाइप 1 भी होती है, टाइप 2 भी होती है। टाइप 2 के अंदर आपका जो सेरिबेलम होगा, सेरिबेलम का जो वर्मिस होगा और जो सेरिबेलम के जो टॉन्सिल्स होते हैं वो फोरामेन मैग्नम से डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके CSF की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और इसमें भी हाइड्रोसेफलस डेवलप हो जाता है और ये मेनिंजोमायोसील के साथ ज़्यादा केसेस के अंदर एसोसिएटेड होती है या फिर सिरिंगोमेलिया के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब सिस्ट बन जाती है उसे हम कहते हैं सिरिंगोमेलिया। ठीक है, और मेनिंजोमायोसील के अंदर जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजीज आपकी वर्टेब्रल डिफेक्ट जो होता है स्पाइना बाफिडा वाला आपके लोअर वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, वहाँ से जब वो एक सिस्ट निकल रही होती है उसको मेनिंजोमायोसील कहते हैं। तो जो आर्नोल्ड कैरी मैल्फॉर्मेशन टाइप 2 होती हैं वो मेनिंजोमायोसील या सिरिंगोमेलिया के साथ एसोसिएटेड होती हैं। इसमें भी बच्चे को हाइड्रोसेफलस डेवलप हो जाता है क्योंकि CSF का जो आउटफ्लो ट्रैक होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और जो सेरिबेलम का वर्मिस होता है और जो टॉन्सिल्स होते हैं वो फोरामेन मैग्नम से डाउनवर्ड डिस्प्लेट कर जाते हैं आर्नोल्ड कैरी मैल्फॉर्मेशन के अंदर। उसके बाद हम करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के लियंस। अब स्पाइनल कॉर्ड के लियंस हमने पढ़ लिए थे, उसके बाद आते हैं हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के लियंस। अब जो स्पाइनल कॉर्ड के लियंस होते हैं इसमें सबसे पहले आता है सिरिंगोमेलिया, पोलियोमिलाइटिस, फिर आता है वर्डिंग हॉफमैन डिजीज और एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस एंड देन फ्राइडरिच एटेक्सिया। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आते हैं हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के लियंस में सिरिंगोमेलिया। सिरिंगोमेलिया के अंदर सबसे पहले क्या होगा कि आपका सिरिंग्स का मतलब होता है कोई सिस्ट बन गई है। ठीक है, कोई सिस्टिक डायलेशन हो गई है, तो मेलिया का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब जब सिस्टिक डायलेशन सिस्टिक डिजनरेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की, इसको हम सिरिंगोमेलिया कहते हैं। ये ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है या फिर आर्नोल्ड कैरी मैल्फॉर्मेशन के साथ भी एसोसिएटेड होती है। जो आर्नोल्ड कैरी मैल्फॉर्मेशन टाइप 2 होती है उसके साथ एसोसिएटेड होती है सिरिंगोमेलिया। और ये हमारे पास C8 से T1 के लेवल की होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो आपका C8 होता है और जो T1 थोरैसिक 1 वर्टिब्रा होता है उसके लेवल पे होती है। C8 T1 के लेवल के ऊपर जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के जो लेवल्स होते हैं ना C8 और T1 के लेवल पे आपको सिरिंगोमेलिया डेवलप होता है। इसमें पेशेंट को सेंसरी लॉस हो जाता है, पेन का, टेम्परेचर का, लेकिन उसका फाइन टच ठीक रहता है, पोजीशन सेंस उसकी अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर ठीक रहती है। इसे हम कहते हैं केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटीरियर वाइड कॉमिशर ऑफ द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ठीक है, और डॉर्सल कॉलम जो है वो आपका स्पेयर रहता है। तो जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि उसका जो सेंसरी लॉस हो जाता है पेन और टेम्परेचर के लिए। ठीक है, लेकिन उसका जो फाइन टच होगा और जो पोजीशन सेंस होती है वो मेंटेन रहती है अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर। इसे हम केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसमें जो एंटीरियर वाइड कॉमिशर होते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है और आपका जो डॉर्सल कॉलम होता है वो स्पेयर हो जाता है। उसके बाद जो सिरिंग्स की एक्सपेंशन होती है ना उसकी वजह से आपके स्पाइनल कॉर्ड के बाकी जो ट्रैक्स होते हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से आपको मसल की एट्रोफी डेवलप हो जाती है, वीकनेस डेवलप हो जाती है, आपकी मसल की टोन डिक्रीज हो जाती है, रिफ्लेक्सेस आपके इम्पेयर्ड हो जाते हैं क्योंकि आपके एंटीरियर हॉर्न के अंदर जो आपके लो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनका डैमेज हो रहा होता है। हॉर्नर सिंड्रोम भी डेवलप हो सकता है जिसमें आपको टोसिस होगी, आपकी आईलिड्स ड्रूप करना स्टार्ट कर देती हैं, आपका प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है जिसे मियोसिस कहते हैं, और एनहाइड्रोसिस स्वेटिंग आपकी कम हो जाती है क्योंकि आपका जो लैटरल हॉर्न होता है हाइपोथैलेमिक ट्रैक का वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब जो सिरिंगोमेलिया होता है एक तो ये कि इसमें सिस्टिक डिजनरेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की, ये ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। आर्नोल्ड कैरी मैल्फॉर्मेशन टाइप 2 के साथ एसोसिएटेड होता है। ये ज़्यादातर C8 से T1 के लेवल के ऊपर होता है। इसमें आपको सेंसरी लॉस हो जाता है पेन और टेम्परेचर का, लेकिन आपकी पोजीशन सेंस और फाइन टच ठीक रहता है। केप लाइक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर होता है क्योंकि आपका जो वाइड कॉमिशर होता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का, एंटीरियर वाइड कॉमिशर जो होते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के वो आपके डैमेज हो जाते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आपका डॉर्सल कॉलम ठीक रहता है।
सीरिंग्स की जब एक्सपेंशन होती है तो आपके बाकी स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स की एट्रोफी हो जाती है, मसल की वीकनेस होती है, आपका मसल की टोन डिक्रीज कर जाती है, रिफ्लेक्सेस आपके इम्पेयर्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं एंटीरियर हॉर्न के वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और हॉर्नर सिंड्रोम भी इनको डेवलप हो सकता है, जिसमें आपको टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस हो सकती है जब आपका लैटरल हॉर्न हाइपोथैलेमिक ट्रैक का इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आता है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस के अंदर आपका जो पोलियो वायरस होता है उसकी इन्फेक्शन होती है आपके एंटीरियर मोटर हॉर्न के अंदर। जो एंटीरियर मोटर हॉर्न होता है उसके अंदर आपके पोलियो वायरस की इन्फेक्शन की वजह से आपको पोलियोमाइलाइटिस डेवलप हो जाता है। पेशेंट को लोअर मोटर साइंस आते हैं, जिसमें उसके फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है, मसल्स की एट्रोफी हो जाती है, फेसिकुलेशंस उन्हें मिलती हैं, वीकनेस हो जाती है, मसल टोन उनकी डिक्रीज कर जाती है, रिफ्लेक्सेस उनके इम्पेयर्ड हो जाते हैं और नेगेटिव बेबेंस की साइन आता है, डाउन गोइंग हमें साइन मिलता है। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस के अंदर पोलियो वायरस की इन्फेक्शन होगी, आपके एंटीरियर मोटर हॉर्न का डैमेज हो जाएगा और लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस आते हैं, जिसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, मसल की एट्रोफी होती है, फैसिकुलेशंस होती हैं, वीकनेस हो जाती है, मसल टोन डिक्रीज कर जाती है, रिफ्लेक्सेस इम्पेयर्ड हो जाते हैं, बेबिन्स की साइन आपका डाउन गोइंग आता है, नेगेटिव बेबिन्स की साइन आता है। उसके बाद आता है वर्डनिंग हॉफमैन डिजीज़। वर्डनिंग हॉफमैन डिजीज़ के अंदर ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, इनहेरिटेड डिजीज़ है। इसमें आपके एंटीरियर मोटर हॉर्न की इनहेरिटेड डीजनरेशन होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, इसमें फ्लॉपी बेबी हो जाता है और बर्थ के कुछ सालों बाद ही बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, वर्डनिंग हॉफमैन डिजीज़ के अंदर बच्चे की बर्थ के कुछ अरसे बाद ही डेथ हो जाती है, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम होता है, इसमें डीजनरेशन हो जाती है आपके एंटीरियर मोटर हॉर्न की, जो कि इनहेरिटेड होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। उसके बाद आती है एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के अंदर आपके डिसऑर्डर होता है आपके अपर मोटर और लो मोटर न्यूरॉन्स का कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के। ठीक है, इसमें डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है, ALS से कहते हैं एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के अंदर, कि आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड लो मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के अंदर आपकी डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। जो एंटीरियर मोटर हॉर्न होता है उसकी जब डीजनरेशन होती है तो आपको लोअर मोटर साइंस आते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है, मसल की एट्रोफी हो जाती है, फैसिकुलेशंस होती हैं, मसल की टोन डिक्रीज कर जाती है, रिफ्लेक्सेस इंपेयर्ड हो जाते हैं और नेगेटिव बेबिन्स के साइन आता है। ठीक है, जब आपका एंटीरियर मोटर हॉर्न की डीजनरेशन होगी तो आपको लोअर मोटर साइन आएंगे, बच्चे को जो भी पर्सन होगा उसको फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी, मसल टोन डिक्रीज कर जाएगी, मसल की एट्रोफी हो जाएगी और रिफ्लेक्सेस भी उसके इंपेयर्ड हो जाएंगे और नेगेटिव बेबिन्स की साइन आएगा। जो लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की जब डीजनरेशन होती है, पहले हमने पढ़ा कि एंटीरियर मोटर हॉर्न की डीजनरेशन होगी, अब जब लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की डीजनरेशन होती है तो आपको अपर मोटर साइंस आते हैं, स्पैस्टिक पैरालिसिस होती है, रिफ्लेक्सेस आपके हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है, मसल टोन ज़्यादा हो जाती है, पॉजिटिव बेबिन्स की साइन आएगा, अपवर्ड आपका साइन आएगा। ठीक है, और ज़्यादातर क्या होगा कि अर्ली साइन में आपके हैंड्स की एट्रोफी होती है और वीकनेस हो जाती है, हाथ आपके बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और उनकी एट्रोफी हो जाती है। इसमें एक सेंसरी इम्पेयरमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से हम एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस को डिफरेंशिएट करते हैं सिरिंगोमेलिया से। ज़्यादातर केसेस स्पोरेडिक होते हैं, मिडिल एज अडल्ट्स के अंदर होते हैं, जिंक कॉपर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की म्यूटेशन होती है कुछ फैमिलियल केसेस के अंदर, और फ्री रेडिकल इंजरी होती है जिसकी वजह से न्यूरॉन्स की। ठीक है, जिंक कॉपर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज SOD1 सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की म्यूटेशन की वजह से, जो जिंक कॉपर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज SOD1 की म्यूटेशन की वजह से अक्सर पेशेंट्स के अंदर एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस डेवलप हो जाती है। ज़्यादातर इसमें हैंड्स की एट्रोफी और हैंड्स की वीकनेस सबसे पहले डेवलप होती है, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं सिरिंगोमेलिया को एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से। और ज़्यादातर केसेस स्पोरेडिक होते हैं, मिडिल एज अडल्ट्स के अंदर आते हैं। जब आपके लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इन्वॉल्व होगा तो आपको अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आते हैं, जिसमें आपका बेबिन्स की साइन जो है वो अपवर्ड पॉजिटिव हो जाता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है, मसल टोन इंक्रीज कर जाती है, स्पैस्टिक पैरालिसिस होती है। उसके बाद आता है फ्राइडरिच एटेक्सिया। ठीक है, फ्राइडरिच एटेक्सिया के अंदर आपके जो सेरिबेलम होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। अब जब सेरिबेलम की डीजनरेशन होगी, क्योंकि हमें पता है सेरिबेलम ने आपका बैलेंस मेंटेन करना है, तो फिर जब आपके सेरिबेलम की डीजनरेशन होती है तो आपको एटेक्सिया डेवलप हो जाता है। जब आपकी डीजनरेशन होती है मल्टीपल स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्स की, तो आपकी वाइब्रेटरी सेंस लॉस हो जाती है, प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो जाती है, मसल वीकनेस डेवलप हो जाती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, और आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का लॉस हो जाता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है और इसमें जो है वो एक्सपेंशन होती है आपके एक अनस्टेबल टाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट की आपके फ्रैटेक्सिन जीन के अंदर। ठीक है, GAA रिपीट होता है जो फ्रैटेक्सिन जीन के अंदर होता है, उसकी जो है वो एक्सपेंशन हो जाती है एक अनस्टेबल ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट की। ठीक है, जो अनस्टेबल ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट
रिपीट होता है जिसमें GAA होता है फ्रैटेक्सिन जीन के अंदर, उसकी रिपीटेशन की वजह से एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर फ्राइड्रिच एटेक्सिया डेवलप हो जाता है, जिसमें आपके सेरिबेलम की डिजनरेशन होती है और स्पाइनल कॉर्ड की भी डिजनरेशन होती है। जब सेरिबेलम की डिजनरेशन होगी तो एटेक्सिया डेवलप हो जाएगा। जब स्पाइनल कॉर्ड की डिजनरेशन होगी, जब स्पाइनल कॉर्ड के बहुत सारे ट्रैक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपकी जो वाइब्रेटरी सेंस होती है वो लॉस हो जाती है, प्रोप्रियोसेप्शन आपका लॉस हो जाता है, मसल वीकनेस लोअर एक्सट्रीमिटीज में डेवलप हो जाती है, और जो आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं उनका भी लॉस हो जाता है। अब जो फ्रैटेक्सिन होता है ना, वो एसेंशियल होता है माइटोकॉन्ड्रियल आयरन रेगुलेशन के लिए, ठीक है। अब इसके लॉस की वजह से क्या होता है, जो आयरन का बिल्डअप हो जाता है और उसकी वजह से फ्री रेडिकल डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और ये अर्ली चाइल्डहुड के अंदर प्रेजेंट करता है, और इसमें पेशेंट जो है ना अक्सर व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं कुछ सालों के अंदर ही, और ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। जो फ्राइड्रिच एटेक्सिया होता है इसमें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो जाती है। इसमें कुछ बच्चों के अंदर ये प्रेजेंट कर जाती है, और कुछ सालों बाद बच्चा जो है ना व्हील चेयर पर चला जाता है, उससे चला नहीं जाता है, व्हील चेयर बाउंड हो जाता है। और जो एक फ्रैटेक्सिन जीन होता है जिसके अंदर आपके अनस्टेबल ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहे थे, अनस्टेबल आपकी रिपीट हो रही थी, एक्सपेंशन हो रही थी ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट की, जिसमें GAA आता है। जो फ्रैटेक्सिन होती है ना, वो एसेंशियल होती है माइटोकॉन्ड्रियल आयरन रेगुलेशन के लिए, ठीक है। अब जब वो जीन के अंदर म्यूटेशन आ गई, एक्सपेंशन हो गई उस अनस्टेबल ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट की, तो उसकी वजह से जो आपका आयरन होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, और फ्री रेडिकल डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको फ्राइड्रिच एटेक्सिया डेवलप हो जाता है, जो आपके सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, और यह हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के साथ एसोसिएटेड होता है।